जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पादप जगत के वर्गीकरण को समझेंगे। पादप जगत के वर्गीकरण किस किस आधार पे हुआ है और इसके बाद जो पादप जगत के पुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद है उसमें जो थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवालों को रखा गया है, शैवालों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQ को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर पाया जाने वाला शैवाल है। दोस्तों, जो समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर पाया जाने वाला जो शैवाल है वो शैवाल होता है लाल शैवाल होता है। कौन सा होता है? लाल शैवाल होता है जो समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर पाया जाता है। ठीक है। और अगर इस लाल शैवाल में भी पूछा जाए तो उसमें होता है, ये लाल शैवाल कौन सा है? बैट्रिकोस्पर्म है। बैट्रिकोस्पर्म होता है, बैट्रिकोस्पर्म होता है जो समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर पाया जाता है। और स्वच्छ जल का शैवाल है। अगर ये पूछे कि स्वच्छ जल का शैवाल कौन सा है तो स्वच्छ जल का शैवाल भी कौन है? लाल शैवाल होगा या बैट्रिकोस्पर्म होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन किसी हो रखा है, किस शैवाल में एक ग्रेनम में एक थाइलोकाइड पाया जाता है? एक ग्रेनम में एक थाइलोकाइड। देखो, मैंने जब प्रकाश संश्लेषण में जब हरित लवक पढ़ाया था, अगर नहीं देखा है तो आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। हरित लवक के नाम से वीडियो बनाया है। वहाँ पे क्या था कि जो हरित लवक होता है, सिंपल सी बात थी, उसके अंतर्गत क्या है कि एक सिक्के के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे थाइलोकाइड कहते हैं। और इन सिक्कों का जो ढेर होता है वो ढेर ग्रेनम कहलाता है। इसके अंदर एक घुंडी के समान संरचना होती है जो क्वांटोसोम कहलाती है। तो यानी सिक्कों का ढेर ग्रेनम कहलाता है। लेकिन क्या पूछ रहा है कि शैवाल में एक ग्रेनम में केवल एक थाइलोकाइड होता है, यानी एक ही थाइलोकाइड क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है। तो वो भी होता है किसमें? लाल शैवाल में होता है। एक थाइलोकाइड में, एक ग्रेनम में क्या होता है? एक थाइलोकाइड होता है लाल शैवाल में, जो स्वच्छ जल का शैवाल है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूरे शैवाल से प्राप्त होने वाला अम्ल है। दोस्तों, जो भूरे शैवाल से प्राप्त होने वाला अम्ल है वो कौन सा है? तो याद रखना, जो भूरे शैवाल से प्राप्त होने वाला अम्ल है वो अल्जैनिक अम्ल है। कौन सा है? अल्जैनिक अम्ल है भूरे शैवाल से प्राप्त होने वाला अम्ल। और अगर पूछा भूरा शैवाल किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाते हैं तो इन्हें फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत भूरे शैवालों को रखा जाता है। मुख्य भूरा शैवाल कौन सा है? सारगासम मुख्य भूरा शैवाल है। ठीक है। जिसके कारण क्या है, अटलांटिक महासागर का एक भाग सारगासो कहलाता है। अगला क्वेश्चन, रोडोफाइसी व फियोफाइसी वर्ग के शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। दोस्तों, जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। लेकिन जो रोडोफाइसी और फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत, रोडोफाइसी मैंने आपको बताया लाल शैवाल है और फियोफाइसी भूरा शैवाल होता है। इन दोनों वर्ग के जो शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है ग्लाइकोजन से बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोजन की बनी होती है। जो काइटिन की बनी होती है, कीटों का कंकाल और कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। पेंटिडोगल केन से किसकी बनती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनती है। ये जीवाणु वाला को बैक्टीरिया जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वहां पे क्लियर किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शैवाल में ना हो रखा नर व मादा जनन अंग ग्लोब्यूल और नैक्यूल पाए जाते हैं? दोस्तों, वो कौन सा शैवाल है जिसमें नर जनन अंग ग्लोब्यूल और मादा जनन अंग नैक्यूल पाए जाते हैं? तो वो कारा है। कौन सा है? कारा शैवाल है जिसमें नर जनन अंग ग्लोब्यूल और मादा जनन अंग नैक्यूल पाए जाते हैं। या अगर पूछे कि कैल्शियम की पपड़ी जमाना किस या कैल्शियम की पपड़ी जमाना था लार्वा नाशक गुण किस शैवाल में पाए जाते हैं, या लार्वा नाशक गुण किस शैवाल में पाए जाते हैं? तो वो भी कारा में पाए जाते हैं। ठीक है। किसमें पाए जाते हैं? और अब मच्छर मारने की दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? वो भी कारा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, साइनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत शैवालों में पाया जाने वाला अम्ल है। दोस्तों, जो साइनोफाइसी है, इसी साइनोफाइसी को क्या कहा जाता है? मिक्सोफाइसी के अंतर्गत भी रखा जाता है। मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है, मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत नीली हरी शैवाल आती है। नीली हरी शैवाल आती है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें म्यूरेमिक अम्ल पाया जाता है। अल्जेनिक अम्ल मैं ऊपर बता चुका हूँ फियोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। म्यूरेमिक अम्ल पाया जाता है
किसमें, साइनोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। और ये साइनोफाइसी वर्ग का जो सवाल होता है, बरसात में ये क्या करता है, फिसलन करता है। और बरसात में अगर पूछे फिसलन किसके कारण होती है, तो म्यूसिलेज के कारण होती है, क्योंकि ये क्या करता है, पानी को सोखकर एक लसलसा बना देता है, सतह तैयार कर देता है, जो किसके कारण होती है, इसी म्यूसिलेज के कारण होती है, जिसमें आप क्या होते हैं, फिसलते हैं। अगला सा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शैवाल बरसात में जल्दी उगकर तालाब को भर देती है। दोस्तों वो कौन सी शैवाल है जो बरसात में जल्दी उगती है और तालाब को क्या कर देती है, भर देती है, तो वो वॉलवॉक्स है। क्या है, वॉलवॉक्स है। और वॉलवॉक्स की अगर संरचना पूछे किस प्रकार की होती है, तो अंडाकार होती है। एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन है। अंडाकार क्या होती है, इसकी संरचना होती है। और अगर पूछे वॉलवॉक्स का जो थैलस होता है वो क्या है, सिनोबियम थैलस होता है। क्या होता है, सिनोबियम, इसका थैलस कहलाता है, सिनोबियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो अब तक अलग अलग जगहों के क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गल्फ वीड के नाम से किस शैवाल को जाना जाता है। दोस्तों जो गल्फ वीड के नाम से क्या होता है, जाना जाता है, गल्फ वीड के नाम से वो सारगासम को जाना जाता है। गल्फ वीड के नाम से जाना जाता है समुद्री शैवाल। ठीक है, और अगर पूछे कहाँ पाया जाता है, तो गर्म समुद्र में पाया जाता है गल्फ वीड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सारगासम वही शैवाल है जिससे कृत्रिम ऊन बनाने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम ऊन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, सारगासम का प्रयोग किया जाता है। सारगासम के कारण क्या है, अटलांटिक महासागर का एक भाग सारगासो कहलाता है। ऊपर बताया था मैंने, क्या है, ये एक भूरा शैवाल है। क्या है, भूरा शैवाल है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, अल्जैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यहीं पे याद हो। अगला क्वेश्चन, यूलोथ्रिक्स में हरित लवक का आकार होता है। दोस्तों जो यूलोथ्रिक्स शैवाल है, यूलोथ्रिक्स में जो हरित लवक का आकार होता है वो क्या होता है, मेखलाकार होता है। हरित लवक का आकार यूलोथ्रिक्स का कैसा होता है, मेखलाकार होता है। देखो जालिका में जो आकार होता है ऊडोगोनियम के, हरित लवक का आकार किसके, ऊडोगोनिया जो शैवाल होता है उसके हरित लवक का आकार जालिकामय होता है। जो ताराकार होता है वो जिग्निमा शैवाल है, जिग्निमा का हरित लवक का आकार क्या होता है, ताराकार होता है। कुंडलिनी या स्पाइरल प्रकार का जो होता है स्पाइरोगायरा का होता है। स्पाइरोगायरा के हरित लवक का आकार क्या होता है, कुंडलिनी प्रकार का होता है। और यूलोथ्रिक्स के हरित लवक का आकार क्या होता है, मेखलाकार होता है। देख लो, जालिकामय ऊडोगोनियम, ताराकार जिग्निमा, कुंडलिनी आकार का होता है स्पाइरोगायरा का, और मेखलाकार होता है यूलोथ्रिक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताज़ा जल का लाल शैवाल है। दोस्तों ताज़ा जल में पाया जाने वाला लाल शैवाल कौन सा है, या पूछे कि स्वच्छ जल में पाया जाने वाला लाल शैवाल कौन सा है, तो वो है बैट्रकोस्पर्म है। मैंने ऊपर भी बताया था, समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर पाया जाने वाला शैवाल है, स्वच्छ जल का शैवाल है। और क्या है, एक लाल शैवाल है। ये क्या है, लाल शैवाल है। ठीक है, और लाल शैवालों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, ये मैंने आगे बताया था, रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक शैवाल है। ठीक है, इनमें से वो कौन सा है जो शैवाल है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आइरिस काई है वो क्या है, एक शैवाल है। जबकि जो क्लॉप काई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन आ रखे हैं। जो क्लॉप काई है वो एक टेरिडोफाइटा है। क्या है, टेरिडोफाइटा है, एक क्या, क्लॉप काई। आइरिस काई क्या है, एक एल्गी है, एक शैवाल है। और जो रेडियर काई क्या है, एक लाइकेन है। रेडियर काई क्या है, एक लाइकेन है। तो याद रखना, क्लॉप काई, आइरिस काई, रेडियर काई। क्लॉप काई टेरिडोफाइटा, आइरिस काई शैवाल, और क्या है, रेडियर काई क्या है, एक लाइकेन है। अगला क्वेश्चन, तेल की बूंदों के रूप में संरक्षित भोजन पाया जाता है। दोस्तों जो तेल की बूंदों के रूप में संरक्षित भोजन पाया जाता है वो किस शैवाल में पाया जाता है, तो वाउचेरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वाउचेरिया शैवाल में तेल की बूंदों के रूप में भोजन पाया जाता है। ठीक है, और याद रखना, सचल बीजाणु, जो इसके वाउचेरिया के सचल बीजाणु होते हैं, सचल और अचल बीजाणु होते हैं, जिसमें फ्लैजिला होता है, और जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा वो क्या होगा, अचल बीजाणु होते हैं। तो जो इसके सचल बीजाणु होते हैं इसमें एक से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए किस शैवाल के सचल बीजाणु में एक से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो वो वाउचेरिया के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सचल बीजाणु व एक से अधिक फ्लैजिला निम्न में से किस में पाया जाता है, वही आ गया, वाउचेरिया में पाए जाते हैं। और मैं आगे समझा चुका हूँ सचल बीजाणु कौन है, अचल बीजाणु कौन होते हैं। अगला क्वेश्चन, बहते जल में पाया जाने वाला शैवाल है। दोस्तों जो बहते जल में
पाया जाने वाला शैवाल है वो यूलोथ्रिक्स शैवाल है। कौन सा है? यूलोथ्रिक्स शैवाल है जो बहते जल में पाया जाता है। इसके हरित लवक का आकार मैंने आगे बताया था क्या होता है? मेखलाकार होता है। क्या होता है? मेखलाकार इसके हरित लवक का आकार होता है। यूलोथ्रिक्स का जो भाग भूमि के आधार से जुड़ा रहता है, अगर पूछा जाए वो क्या कहलाता है, तो होल्ड फास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? होल्ड फास्ट कहलाता है। ठीक है, होल्ड फास्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पोमेला स्टेज किस शैवाल में पाई जाती है? दोस्तों जो पोमेला स्टेज पाई जाती है या पोमेल स्टेज पाई जाती है, वो पोमेल स्टेज जो पाई जाती है वो भी यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। पोमेल स्टेज क्या है कि जिन बीजाणुओं में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, मैंने कहा था चल और अचल बीजाणु, तो जिस बीजाणु में क्या होगा? फ्लैजिला नहीं होगा। ठीक है, उसमें उसे क्या कहते हैं? अचल बीजाणु कहते हैं। और तथा जिसके बाद क्या होगा? जिसके चारों तरफ म्यूसिलेज की एक परत होगी, वो क्या कहलाएगी? पोमेला स्टेज कहलाएगी या पोमेल स्टेज के नाम से उसे जाना जाता है। यानी अचल, वो अचल बीजाणु जिसके चारों तरफ क्या ना हो? म्यूसिलेज की परत न हो, वो पोमेल स्टेज कहलाएगी। और ये पोमेल स्टेज पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नॉस्टॉक शैवाल की भीतरी परत बनी होती है। जो नॉस्टॉक शैवाल है उसकी जो भीतरी परत बनी होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस समुद्री शैवाल को कैल्फ के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो कैल्फ के नाम से जाना जाता है वो किस समुद्री शैवाल को जाना जाता है? तो वो लेमुनेरिया को जाना जाता है। कैल्फ का मतलब, कैल्फ किसको कहते हैं? तो समुद्री वृक्ष। अगर पूछा जाए किस शैवाल को समुद्र का वृक्ष या समुद्र का वृक्ष कहा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेमुनेरिया को समुद्री कैल्फ या समुद्र का वृक्ष कहा जाता है। किसको? लेमुनेरिया को कहा जाता है। विशेषकर ये हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती है। तो समुद्री का कैल्फ कहलाता है। किसको? लेमुनेरिया को कहा जाता है। समुद्री वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल की कुछ जातियां डेविल एप्रम कहलाती हैं? तो लेमुनेरिया जो शैवाल है जिसे समुद्री कैल्फ कहा जाता है, उसी की कुछ जातियां क्या होती हैं? डेविल एप्रम के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, हरे रंग में उगने वाले शैवाल किस रंग का सूचक होते हैं? दोस्तों जो हरे रंग में उगने वाले शैवाल होते हैं वो नीले रंग का सूचक होते हैं। किसके? नीले रंग के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शैवाल में बोना नर पाया जाता है? दोस्तों जो बोना नर पाया जाता है ऊडोगोनियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बोना नर? ऊडोगोनियम में पाया जाता है। होता क्या है कि ऊडोगोनियम में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लैंगिक जनन होता है, इस लैंगिक जनन के समय एंथ्रीडिया द्वारा जो संरचना बनती है वो निनोन्ड्रिया कहते हैं या बोना नर कहते हैं। अगर यहाँ पे बोना नर की जगह पे निनोन्ड्रिया आए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बोना नर जो संरचना पाई जाती है वो ऊडोगोनियम में पाई जाती है और इसकी जो हरित लवक की आकृति होती है वो मैं बता चुका हूँ, जालिकामय या रेटिकुलेटेड होती है। क्वेश्चन है, पादप जगत का वह समूह जिसके अंतर्गत पुष्प व बीजों का अभाव पाया जाता है कहलाता है। दोस्तों पादप जगत का वह समूह जिसके अंतर्गत पुष्प और बीजों का अभाव पाया जाता है वो कहलाता है क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी बोलो या अपुष्पोद्भिद बोलो या अपुष्पोद्भिद बोलो। ठीक है, कि यानी अपुष्पोद्भिद का मतलब है जिसमें पुष्प और बीज नहीं पाए जाते, उसे क्रिप्टोगैमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट किंगडम को समझ लो, क्योंकि अगर प्लांट किंगडम को समझोगे तो आपके सारे क्वेश्चन अपने आप लगने शुरू हो जाएंगे। ये बात अगर पूछे कि कैरोलस लिनियस ने पादप जगत को कितने भागों में वर्गीकृत किया था, कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो 25 वर्गों में इसको क्या किया था? विभाजित किया था। किसने? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, और जो ये वर्गीकरण था ये कृत्रिम और लैंगिक गुणों पर आधारित था। जो ये वर्गीकरण था अगर पूछे किस पर आधारित था, तो कृत्रिम और लैंगिक गुणों पर क्या था? ये आधारित था। अब जो पादप जगत था, पादप जगत को दो भागों में अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद दो भागों में बांटा गया है। अपुष्पोद्भिद आपको पता है कि जिसमें क्या होता है? पुष्प और बीज नहीं पाए जाते या पुष्प और बीजों का अभाव पाया जाता है, क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं। और जिसमें पुष्प और बीज पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुष्पोद्भिद कहलाते हैं। यहाँ पे जो ये अपुष्पोद्भिद है इसको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में के अंतर्गत क्या होता है? जो थैलोफाइटा के अंतर्गत जिनका शरीर क्या होता है? थैलस के आकार का होता है, यानी जड़ तनाव पत्ती में विभाजित नहीं होता है। इनमें संवाहक उत्तक नहीं पाए जाते, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
जो ये थैलोफाइटा है इसके अंतर्गत शैवाल आते हैं, कवक आते हैं, कुछ में जीवाणु दे रखा है, यहाँ पे लाइकेन आता है। शैवाल, कवक और लाइकेन को क्या किया गया है, थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है। जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक आती है लिव्वट और एक आती है मॉस। ठीक है, लिव्वट और मॉस को किस में शामिल किया गया है, ब्रायोफाइटा में किया गया है। और जो तीसरा है अपुष्पोद्भिद का, वो है टेरिडोफाइटा। अब अगर मैं पुष्पोद्भिद की बात करूं जिनमें पुष्प और बीज पाए जाते हैं, उनको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत बांटा गया है। नग्न बीजी, आवर्त बीजी या अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी बोल सकते हो। ठीक है, नग्न बीजी, आवर्त बीजी बोलो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बोलो। अब जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है साइकेड्स, ठीक है, और एक है कोनिफर। साइकेड्स और कोनिफर में बांटा गया है। जबकि जो आवर्त बीजी है या जो एंजियोस्पर्म है उसे डाइकोट्स और मोनोकोट्स में, या इस पर मोनोकोट्स आ गए हैं, मोनोकोट्स एक बीजपत्री और डाइकोट द्विबीजपत्री में बांटा गया है। तो यहाँ पे सिंपल सी इतने से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अपुष्पोद्भिद समूह को कितने भागों में बांटा गया है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जो क्रिप्टोगैमी या अपुष्पोद्भिद है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है क्रिप्टोगैमी समूह को। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। दोस्तों जो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है वो थैलोफाइटा है। मैंने कहा था जो अपुष्पोद्भिद है उसको 3 भागों में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। इनमें सबसे बड़ा जो समूह है थैलोफाइटा है, कौन सा है, थैलोफाइटा है। अगला क्वेश्चन, शैवाल, कवक और लाइकेन को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों जो शैवाल, कवक और लाइकेन है वो इसी थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, जो क्रिप्टोगैमी का क्या है, अपुष्पोद्भिद का क्या है, एक भाग है। अगला क्वेश्चन, पादप जगत के किस समूह में संवहन ऊतकों का अभाव पाया जाता है। दोस्तों पादप जगत में जिसमें संवहन ऊतकों का अभाव पाया, संवहन ऊतक का मतलब है जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, वो समूह है थैलोफाइटा, जिनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं रहता है, एक थैलेनुमा आकृति का रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, थैलोफाइटा कहा गया है। क्या कहा गया है, थैलोफाइटा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों जो शैवालों का अध्ययन है, शैवालों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो जो शैवाल है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता है वो ओपी आइंगर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ओपी आइंगर को कहा जाता है। जबकि विश्व शैवाल विज्ञान का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, तो वो फ्रिंटल को कहा जाता है। विश्व शैवाल विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो फ्रिंटल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शैवालों में भोजन किस रूप में संरक्षित रहता है। दोस्तों जो शैवाल हैं, शैवालों में जो भोजन रहता है, शैवालों में भोजन किस रूप में संरक्षित रहता है, तो याद रखना जो शैवाल हैं उन शैवालों में जो भोजन है वो भोजन किस रूप में संरक्षित रहता है, तो वो मंड या स्टॉर्च के रूप में रहता है। इसे स्टॉर्च या मंड के रूप में संरक्षित रहता है, किसमें, शैवालों में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। दोस्तों जो सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है वो शैवाल में पाया जाता है। और जो सबसे बड़ा गुणसूत्र पाया जाता है वो पेरिस जैपोनिका में पाया जाता है। जैपोनिका, याद रखना, पेरिस जैपोनिका में पाया जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है और सबसे बड़ा जो गुणसूत्र पाया जाता है वो पेरिस जैपोनिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाले सवाल हो गए, शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों जो चट्टानों पर उगने वाले जो शैवाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिथोफाइट कहलाते हैं। या अगर पूछा जाए कि लिथोफाइट क्या है, तो चट्टानों पर उगने वाले शैवाल हैं। चट्टानों पर उगने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं, लिथोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, तालाब का रेशम किस शैवाल को कहा जाता है। दोस्तों इसी को तालाब का रेशम बोलो या जल का रेशम भी कहा जाता है। इसी को तालाब का रेशम या जो जल का रेशम कहा जाता है वो कहा जाता है स्पायरोगायरा को। ठीक है, तालाब का रेशम या जल का रेशम किस शैवाल को कहा जाता है, तो स्पायरोगायरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्पायरोगायरा को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, लवण में उगने वाले शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों जो लवण में उगने वाले शैवाल कहलाते हैं वो होलोफाइट कहलाते हैं। लवण में उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं? होलोफाइट कहते हैं। जबकि मैं लिथोफाइट पहले बता चुका हूँ। लिथोफाइट कहलाते हैं चट्टान पर उगने वाले शैवाल कहलाते हैं। चट्टान पर जो शैवाल उगते हैं वो लिथोफाइट कहलाते हैं और जो लवणीय मृदा में उगते हैं वो होलोफाइट कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पौधे पर उगने वाला किसी पौधे पर उगने वाले शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों जो किसी पौधे पर उगने वाले शैवाल होते हैं वो एपीफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एपीफाइट कहलाते हैं। कोई भी पौधा है, उस पौधे पे जो शैवाल उगता है वो एपीफाइट के नाम से जाना जाता है। और पौधे के अंदर उगने वाला, एक तो पौधे के बाहर से यहाँ पे उग गया, ये कहलाता है एपीफाइट कहलाता है। और जो पौधे के अंदर उगने वाले शैवाल होते हैं वो एंडोफाइट के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, पौधे पर अगर सिंपल पूछे पौधे पर उगने वाला शैवाल तो एपीफाइट हो जाएगा और पौधे के अंदर उगने वाला जो शैवाल होगा वो एंडोफाइट कहलाएगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि यहीं पे याद हो। लिथोफाइट कहलाते हैं चट्टान पर उगने वाले, होलोफाइट कहलाते हैं लवणीय मृदा में उगने वाले शैवाल। अगला क्वेश्चन, किसी जंतु पर उगने वाले शैवाल कहलाते हैं। जो दोस्तों जो किसी जंतु पर उगते हैं, किसी जंतु पर उगने वाले शैवालों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो एपिजोइक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसी जंतु पर उगने वाले जो शैवाल होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो एपिजोइक के नाम से जाना जाता है। और जंतुओं के अंदर उगने वाले एंडोजोइक कहलाते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, एंडो अपने आप ही याद हो जाएगा। जंतु पर उगने वाले एपिजोइक, तो जो जंतु के अंदर उगते हैं एंडोजोइक कहलाते हैं। ठीक है। और यहीं पे मैंने कहा था किसी पौधे पर उगने वाले एपीफाइट। ठीक है, एपीफाइट। और पौधे के अंदर उगने वाले एंडोफाइट, चट्टान पर उगने वाले लिथोफाइट, लवणीय मृदा में उगने वाले होलोफाइट कहलाते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो क्योंकि पूरी सीरीज चलेगी ये। अगला क्वेश्चन, शैवाल जिस धागे नुमा आकृति से मिलकर बनते हैं कहलाता है। दोस्तों जो शैवाल होते हैं जिस धागे नुमा आकृति से मिलकर बनते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोम के नाम से जानते हैं। ठीक है। शैवाल जिस धागे नुमा आकृति से बनते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? ट्राइकोम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर उगने वाले शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों जो बर्फ पर उगने वाली शैवाल है उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें क्रायोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ पर उगने वाली जो शैवाल है उसे क्रायोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोफाइट। लिथोफाइट चट्टान पर, होलोफाइट लवणीय मृदा में, एपीफाइट जो होती है किसी पौधे पर उगने वाली, और एपिजोइक किसी जंतु पर उगने वाली। अगला क्वेश्चन, बर्फ का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों जो बर्फ तुमने देखी होगी, लाल बर्फ, हरी बर्फ, काली बर्फ, वो क्यों दिखती है? तो दोस्तों वो बर्फ का जो रंग, लाल रंग, जब बर्फ पर जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो वो शैवाल के कारण होता है। अब इसके अलग अलग हैं। पहली चीज़ याद रखना, जो हरी बर्फ है, रेड बर्फ है, यहाँ पर ग्रीन कर दो, ग्रीन आइस है, रेड आइस है, ठीक है, या ब्लैक आइस है। तो दोस्तों जो बर्फ का हरा रंग होता है वो क्लेमाइडोमोनास प्लेइस्टेनोसिस के कारण होता है। अगर इतना टप डीप जाएगा नहीं, लेकिन अगर चला जाए तो क्या बोला मैंने, जो बर्फ का हरा रंग होता है वो क्लेमाइडोमोनास किसके कारण? प्लेइस्टेनोसिस के कारण होता है। बर्फ का जो लाल रंग होता है वो क्लेमाइडोमोनास न्यूवेलिस के कारण होता है। हरा भी क्लेमाइडोमोनास फैमिली का है, लाल रंग भी क्लेमाइडोमोनास फैमिली का है, लेकिन उसके हरा जो बर्फ होता है क्लेमाइडोमोनास प्लेइस्टेनोसिस के कारण होता है और जो लाल रंग होता है क्लेमाइडोमोनास न्यूवेलिस के कारण होता है। जबकि जो बर्फ का काला रंग होता है वो रैफिडोनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? रैफिडोनिया के कारण होता है। बर्फ का लाल रंग रैफिडोनिया के कारण होता है। ये तीन चीज़ें याद रखना अगर डीप जाएगा तो। अगला क्वेश्चन, शैवालों का वह समूह जिसके कारण पानी का रंग हरा होता है कहलाता है। दोस्तों शैवालों का वह समूह कौन सा है
जिसके कारण पानी का रंग क्या होता है, हरा होता है, तो वह समूह कहलाता है बैंथोस कहलाता है। क्या कहलाता है, बैंथोस कहलाता है। जिसके कारण पानी का रंग हरा होता है वो समूह के मैंने कहा क्या कहलाता है, बैंथोस कहलाता है। और ट्राइकोम कहलाता है जिन धागे नुमा संरचनाओं से क्या होता है, शैवाल बना होता है। दोस्तों बैंथोस समूह का भी क्या होता है, पानी का रंग हरा तो होता है, लेकिन बैंथोस समूह का जो भाग मिट्टी से जुड़ा रहता है वो भाग एपिपेलिक कहलाता है। क्या कहलाता है, मिट्टी से जुड़ा हुआ भाग एपिपेलिक कहलाता है। और जो भाग मिट्टी के ऊपर रहता है उसे एपिलिथिक कहते हैं। बैंथोस समूह के दो भाग हैं, एपिपेलिक और एपिलिथिक। एपिपेलिक कहलाता है जो मिट्टी से जुड़ा रहता है, और एपिलिथिक कहलाता है जो मिट्टी से ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के ऊपर हरी सतह का निर्माण करने वाले शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों मिट्टी की सतह के ऊपर हरी सतह का निर्माण करने वाले शैवालों को किस नाम से जानते हैं? तुमने देखा होगा कि जब बरसात के टाइम पे मिट्टी के ऊपर एक हरी क्या होती है, घास उग जाती है, तो जो हरी सतह का निर्माण करते हैं वो शैवाल कौन से शैवाल करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों इडेपोफाइट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इडेपोफाइट या इडेपोफाइटस समूह कहलाता है। इडेपोफाइटस समूह कहलाता है। और इस इडेपोफाइटस समूह का भी जो भाग मिट्टी के अंदर पाया जाता है, अंदर वाला जो भाग होगा वो क्रिप्टोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिप्टोफाइट्स कहलाता है। और जो भाग मिट्टी से ऊपर होता है वो सैपोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सैपोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की सतह का रंग हरा कौन करता है, इडेपोफाइट्स करता है। इसका जो मिट्टी के अंदर वाला भाग होता है वो कहलाता है क्रिप्टोफाइट्स, और जो मिट्टी के ऊपर वाला जो भाग होता है वो सैपोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक गर्म जल में पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं। दोस्तों अत्यधिक जो गर्म जल है उसमें पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं वो थर्मल शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल सागर का रंग लाल किस शैवाल के कारण है? दोस्तों जो लाल सागर का रंग लाल है वो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल के कारण है। किसके कारण है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम शैवाल के कारण है। किसके कारण, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। यह पूछा जा सकता है कि ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण किस सागर का रंग लाल है? तो लाल सागर का रंग क्या है, लाल है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सारगासम शैवाल के कारण किस सागर का भाग सारगासो कहलाता है? दोस्तों जो सारगासम शैवाल है उसके कारण किस सागर का एक भाग सारगोशो के नाम से जाना जाता है? तो वो अटलांटिक सागर का, अटलांटिक महासागर है तो उस अटलांटिक महासागर का एक भाग सारगोशो कहलाता है, क्योंकि उस भाग में क्या पाई जाती है, अत्यधिक सारगासम शैवाल पाई जाती है, जिसके कारण अटलांटिक महासागर का एक भाग क्या कहलाता है, सारगोशो कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पानी की सतह पर झाग उत्पन्न करने वाले शैवाल हैं। दोस्तों पानी की सतह पर जो शैवाल झाग उत्पन्न करते हैं वो तुमने देखा होगा, पानी की सतह पर अधिकांश झाग बना रहता है, ठीक है। तो वो किसके कारण बनता है? अगर पूछा जाए किसके कारण बनता है तो शैवाल के कारण बनता है। और किस शैवाल के कारण बनता है? तो नॉस्टॉक और एनाबीना दोनों होते हैं, ए और बी दोनों के कारण क्या होता है, ये झाग उत्पन्न होता है। और यही जो दो शैवाल हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन से शैवाल निभाते हैं तो एनाबीना और नॉस्टॉक निभाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शैवालों में प्रजनन पाया जाता है। दोस्तों जो शैवालों में रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो किस माध्यम से होती है? तो याद रखना, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक तीनों विधियों से क्या करते हैं, शैवाल जनन करते हैं। किस विधि से? लैंगिक, अलैंगिक और कायिक तीनों विधियों से जो जनन करते हैं वो कौन है, शैवाल हैं, ठीक है। आगे जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे लैंगिक, अलैंगिक और कायिक तीनों को अलग अलग डिफाइन करूंगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री सलाद के नाम से किस शैवाल को जाना जाता है? दोस्तों जो समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है वो अल्बा शैवाल को जाना जाता है। अल्बा को क्या कहते हैं, समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। जो ये नॉस्टॉक है, अगर पूछा जाए नॉस्टॉक शैवाल का प्रयोग भोजन में कहाँ के लोग करते हैं तो मुख्य रूप से चीन, नॉस्टॉक का प्रयोग चीन में किया जाता है। कहाँ पे नॉस्टॉक का प्रयोग? चीन में किया जाता है, ठीक है। या इसके अलावा यहाँ पे आ रखा है लेमुनेरिया। जो लेमुनेरिया है इसका प्रयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। क्लोरेला है, क्लोरेला जो शैवाल है दोस्तों एक कोशिकीय शैवाल है। अगर पूछा जाए एक कोशिकीय शैवाल कौन है तो क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है। भोजन के रूप में प्रयोग होने वाला शैवाल
है। दोस्तों भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना जो भोजन के रूप में प्रयोग होने वाले शैवाल हैं, पहला याद रखना नॉस्टॉक शैवाल का प्रयोग किया जाता है, नॉस्टॉक शैवाल का प्रयोग किया जाता है, लेमुनेरिया का प्रयोग किया जाता है, नॉस्टॉक, लेमुनेरिया, सारगासम, मैंने ये सारगासम पहले भी बताया था, जिसके कारण इसका एक भाग सारगासो कहलाता है, फोरफायरा हो गए और अल्बा हो गए। ठीक है, नॉस्टॉक, लेमुनेरिया, अल्बा, सारगासम और फोरफायरा, ये नाम याद रखना। कोई भी पूछ लेगा कि इनमें से किस शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक कोशिकीय शैवाल है। दोस्तों एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है, तो क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है और महत्वपूर्ण शैवाल है, क्योंकि इसी से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक तैयार प्राप्त किया जाता है। जो क्लोरीन प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है, अगर पूछा जाए किससे किया जाता है तो क्लोरेला से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शैवाल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला शैवाल भी कौन सा है, क्लोरेला है, जो क्या है एक कोशिकीय शैवाल है और क्लोरीन जिससे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की खोज से संबंधित शैवाल है। दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की खोज से संबंधित शैवाल है वो कौन सा है, तो वो शैवाल भी कौन सा है, क्लोरेला है। देखो महत्वपूर्ण शैवाल है क्लोरेलिन, प्रकाश संश्लेषण खोज से संबंधित शैवाल रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शैवाल से अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। उत्तराखंड में पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि वो कौन सा शैवाल है जिससे अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, यात्रा के दौरान भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो वो शैवाल भी दोस्तों क्लोरेला शैवाल है। कौन सा है, क्लोरेला शैवाल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खाद के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शैवाल नहीं है। दोस्तों वो कौन सा शैवाल है इनमें से जो खाद के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो दोस्तों वो शैवाल है अल्बा। देखो अल्बा को मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा देख लेना। समुद्री सलाद के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है, जो समुद्री सलाद है, समुद्री सलाद के नाम से किस शैवाल को जाना जाता है, अल्बा को जाना जाता है, क्योंकि इस शैवाल से क्या किया जाता है, सलाद प्राप्त किया जाता है। जबकि एनाबीना, कैल्प और नीली हरी शैवाल का प्रयोग उर्वरक या खाद के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षारीय भूमि को खेती योग्य भूमि बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो क्षारीय भूमि है, उस क्षारीय भूमि को खेती योग्य भूमि बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, तो नीली हरी शैवाल का प्रयोग किया जाता है। अल्बा मैं बता चुका हूँ खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, कैल्प खाद के रूप में प्रयोग। अगला क्वेश्चन, नीली हरी शैवाल जैव उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से किस फसल में किया जाता है। दोस्तों जो नीली हरी शैवाल जैव उर्वरक का प्रयोग है मुख्य रूप से किया जाता है धान के खेतों में किया जाता है। किस में किया जाता है, धान के खेतों में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर में प्रयोग होने वाला मुख्य शैवाल है। दोस्तों टिश्यू कल्चर में प्रयोग होने वाला क्या कौन सा है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो एगोर का प्रयोग किया जाता है। किसका, एगोर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चॉकलेट उद्योग में प्रयोग होने वाला शैवाल है। दोस्तों चॉकलेट उद्योग में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना जो क्या है चॉकलेट उद्योग है, चॉकलेट उद्योग में क्या क्या किया जाता है, कॉन्ड्रस शैवाल का प्रयोग किया जाता है। किसका, कॉन्ड्रस शैवाल का प्रयोग किया जाता है चॉकलेट उद्योग में। और सौंदर्य प्रसाधन जो क्रीम पाउडर चिपकाते हैं लोग, लड़कियां, तो उनमें क्या किया जाता है, कॉन्ड्रस शैवाल का प्रयोग किया जाता है। एगोर मैंने अभी आपको बताया कि टिश्यू कल्चर में प्रयोग किया जाता है। अल्बा मैंने अभी बताया कि सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नॉस्टॉक मैंने कहा कि भोजन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शैवाल है। बार बार बोल रहा हूं जिससे याद हो। कृत्रिम ऊन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो कृत्रिम ऊन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला शैवाल है वो सारगासम है, जिसके कारण क्या होता है, अटलांटिक महासागर का एक भाग क्या कहलाता है, सारगासो भी कहलाता है। ठीक है, क्लोरेला जो शैवाल है एक कोशिकीय शैवाल है, क्लोरेलिन नामक प्रजैविक प्राप्त किया जाता है। नॉस्टॉक भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेमुनेरिया का प्रयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है और इसी से आयोडीन भी प्राप्त किया जाता है। अगर पूछे कि आयोडीन प्राप्त करने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है, तो लेमुनेरिया का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, माइक्रोबैक्टीरिया पनपाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो माइक्रोबैक्टीरिया पनपाने में, ठीक है, यानी माइक्रोबैक्टीरिया पनपाने में प्रयोग किया जाता है वो भी एगोर एगोर का प्रयोग किया जाता है, जो टिश्यू कल्चर में प्रयोग किया जाता है। और एगोर एगोर अगर पूछा जाए किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है तो लाल जेलिडियम शैवाल से प्राप्त करते हैं। किससे? लाल जेलिडियम शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कीड़ा मारने की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो कीड़ा मारने की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है वो अल्वा फ्यूकस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्वा फ्यूकस का प्रयोग किया जाता है, कीड़ा मारने की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। एगोर एगोर मैं बता चुका हूँ आपको, टिश्यू कल्चर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेफिडोनिया, मैंने जब पहले वीडियो में बताया था कि बर्फ़ का, जिसके कारण बर्फ़ का रंग क्या होता है? काला होता है। अगर जहाँ कहीं पे काली बर्फ़ दिखे तो समझ लेना कि वहाँ पे रेफिडोनिया शैवाल है। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास न्यूवेलिस जो है समझ लेना, जहाँ पे अगर बर्फ़ हरी दिखे तो समझ लेना वहाँ पे क्या है? क्लेमाइडोमोनास, बर्फ़ लाल दिखे तो वहाँ पे समझ लेना क्लेमाइडोमोनास न्यूवेलिस है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास न्यूवेलिस के कारण बर्फ़ लाल दिखती है और जो हरी दिखती है वो क्लेमाइडोमोनास प्लेस्टोनोसिस के कारण दिखती है। अगला क्वेश्चन, मच्छर मारने की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो मच्छर मारने की दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है वो कारा और नाइटेला दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नो स्टॉक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, भोजन के रूप में प्रयोग होने वाला शैवाल है। इतनी बार बता दिया, अब तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आयोडीन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला शैवाल नहीं है। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन के रूप में नहीं किया जाता है? नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो याद रखना इनमें से जो क्या है प्रयोग नहीं किया जाता है आयोडीन के रूप में, वो कारा है। क्योंकि मैंने इससे पहले बोला कि कारा और नाइटेला ऐसे शैवाल हैं जिनका प्रयोग मच्छर मारने की दवा बनाने में किया जाता है, मच्छर मारने की दवा बनाने में किया जाता है। जबकि फ्यूकस, एक्लोनिया और लेमोनेरिया, याद रखना इन तीनों शैवालों का प्रयोग आयोडीन प्राप्त करने में किया जाता है, फ्यूकस, एक्लोनिया और लेमोनेरिया का। अगला क्वेश्चन, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों का अध्ययन करने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? जो केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के आपसी संबंधों का अध्ययन करने में प्रयोग किया जाता है वो एस्ट्रीबुलेरिया का प्रयोग किया जाता है। किसका? एस्ट्रीबुलेरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉन्ड्रस शैवाल का प्रयोग किसमें? चॉकलेट उद्योग में किया जाता है। एगोर एगोर का टिश्यू कल्चर में किया जाता है। नो स्टॉक का भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य की खोज से संबंधित शैवाल है। दोस्तों जीव द्रव्य की खोज से संबंधित शैवाल कौन सा है? बेलोनिया शैवाल है। कौन सा है? बेलोनिया। एगोर एगोर, टिश्यू कल्चर, कॉन्ड्रस, सौंदर्य प्रसाधन और चॉकलेट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल है। दोस्तों जो सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो एस्ट्रीबुलेरिया क्या है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल है। कौन सा? एस्ट्रीबुलेरिया। यहाँ पे सारे ऑप्शन बार बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की खोज से संबंधित शैवाल कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो खोज से संबंधित शैवाल है वो कौन सा है? तो याद रखना, अभी एक आगे बताया था क्लोरेला शैवाल है, और यहीं पे एक और याद रखना, क्लोरेला और वेलोनिया। वेलोनिया अगर क्लोरेला ना हो और ऑप्शन में बेलोनिया हो तो वेलोनिया का प्रयोग भी प्रकाश संश्लेषण की खोज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दैत्याकार समुद्री शैवाल या सबसे बड़ा शैवाल है। दोस्तों जो दैत्याकार समुद्री शैवाल या सबसे बड़ा जो शैवाल है वो मैक्रोसिस्टिस है। कहाँ पे है? मैक्रोसिस्टिस है। मैक्रोसिस्टिस क्या है? दैत्याकार समुद्री शैवाल या सबसे बड़ा शैवाल है, कॉन्ड्रस चॉकलेट उद्योग में। ठीक है, एस्ट्रीबुलेरिया बार बार आ रहा है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप शैवाल है, सबसे बड़ा पादप ही होते हैं, सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल है। और जो बेलोनिया है प्रकाश संश्लेषण की खोज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चाय व कॉफ़ी में लाल गेरुई रोग किस शैवाल के कारण होता है? दोस्तों जो चाय और कॉफ़ी में क्या होता है, जो चाय और कॉफ़ी है, चाय और कॉफ़ी में जो लाल गेरुई रोग होता है वो सिफेलुजोल शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? सिफेलुजोल के कारण होता है। चाय और कॉफ़ी का लाल गेरुई रोग होता है। अगला क्वेश्चन,
पीला स्वर्ण शैवाल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों जो पीला और स्वर्ण शैवाल होता है बैसिलेरियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। बैसिलेरियोफाइसी के अंतर्गत पीला स्वर्ण शैवाल आते हैं। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत कौन आते हैं? हरे शैवाल आते हैं। क्राइसोफाइसी के अंतर्गत कौन आते हैं? सुनहरे शैवाल आते हैं। हर पेपर में एक क्वेश्चन इन यहाँ से जरूर बनेगा, इन 4 ऑप्शनों से। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हरे शैवाल, बैसिलेरियोफाइसी के अंतर्गत पीला स्वर्ण शैवाल, क्राइसोफाइसी के अंतर्गत सुनहरे शैवाल और जैंथोफाइसी के अंतर्गत पीले हरे शैवाल आते हैं। पीले और हरे शैवाल जैंथोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, नीली हरी शैवाल को किस वर्ग में अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों जो नीली हरी शैवाल है उसे साइनोफाइसी नहीं है तो फिर मिक्सोफाइसी कहाँ पे? मिक्सोफाइसी के अंतर्गत रखा जाता है नीली हरी शैवाल को। इसी को साइनोफाइसी भी कहा जाता है, साइनोफाइसी भी कहा जाता है। जो बेसिलेरियोफाइसी है मैंने अभी आपको बताया था क्या है, पीला स्वर्ण शैवाल है, पीला और स्वर्ण शैवाल है। क्राइसोफाइसी, जो क्राइसोफाइसी है सुनहरे शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। और जो जैंथोफाइसी है अभी बोला नीली जैंथोफाइसी है पीले हरे शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, भूरे शैवालों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? जो भूरे शैवाल हैं वो फियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरे शैवाल आते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल शैवाल किस वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं? तो दोस्तों जो लाल शैवाल हैं वो रोडोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? शैवाल के रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। याद रखना शैवालों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। क्लोरोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, क्राइसोफाइसी, जैंथोफाइसी, मिक्सोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, ये 7 वर्गों को मैं ऊपर आपको 3 क्वेश्चनों में बता चुका हूँ।